नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और ये जो मिशन लंका है ये थोड़ा पटरी से उतरा है और इस तरह से उतरा है कि भारतीय टीम दूसरा जो वनडे मैच था वो हार गई है, हारी भी है और उस हार के जो तरीके में कई सवाल उठ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो दूसरा वनडे मैच था उसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। 32 रन से भारतीय टीम ये मुकाबला हारी, यानी कहा जाए तो कन्विंसिंग तरीके से श्रीलंका ने भारत को हराया है। और लक्ष्य कितना था? सिर्फ 241 रन। इतने रन तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जो है वो आईपीएल में 20 ओवर में बना देती है, जितने भारतीय टीम को 50 ओवर में बनाने थे, लेकिन भारतीय टीम वो नहीं बना पाई। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 42.2 ओवर में 208 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। मैं मैच के नतीजे से ही आज की बातचीत की शुरुआत करूंगा। और दीपेश, किसी भी फॉर्मेट में आप चाहे मतलब लिमिटेड ओवर्स की बात की जाए, 2020 खेल रहे हैं तो और वनडे खेल रहे हैं तो, दोनों ही उसमें अगर आप पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पा रहे हैं तो फिर जीत के हकदार आप हैं नहीं। बिल्कुल सर, जीत के हकदार नहीं है। और जिस तरह का खेल खेला है उसके बाद से बिल्कुल अगर जीत मिल भी जाती ना, इक्का दुक्का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नीचे आ जाता तो वो वाली बात नहीं होती सर। आप देखेंगे एक कप्तान बैटिंग करने जाता है, बिल्कुल T20 स्टाइल में खेलता है, 64 रन सिर्फ 44 गेंदों पर रोहित शर्मा बना देते हैं, 5 चौके 4 छक्के, शुभमन गिल भी 35 रन, दोनों ने मिलकर करीब 100 रन आपके जोड़ दिए 240 में से। बाकी के 9 बल्लेबाज सारे मिलकर भी अगर 140 रन नहीं बना पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रोहित शर्मा को आपने बॉलिंग करते हुए देख लिया इस सीरीज में, 2-3 और चीजें आपको देखने को मिल गई जिनको देख के बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ, क्रिकेट थोड़ा ग्रो कर रहा है और अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। शायद ऑप्शंस और तराशे जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस को तराशने में आप ये नहीं भूल सकते कि मैच जीतना ही बहुत जरूरी है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिमाग में रखना जरूरी है कि श्रीलंकाई टीम अपने 3 लीड फास्ट बॉलर्स के बिना इस सीरीज में खेल रही है। वनिंदु हसरंगा पहले मैच के बाद बाहर हो जाते हैं, हम फिर भी हार जाते हैं। एक नया स्पिनर आता है हमारे पास, 6 विकेट ले जाता है और इस तरीके से हमारी टीम, आप देख ही सकते हैं सर परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। मैच हम हार गए तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। 17 साल बाद श्रीलंकाई धरती पर जाके वहां सीरीज ना जीत के आना, मैं मतलब कहूंगा कि थोड़ा कीजिए एक्सपेरिमेंट, जितना करने कीजिए, जो आपको चीज़ें देखनी है वो देखिए, लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सिर्फ 6 ही मैच हैं जिनमें से 2 जा चुके हैं और जीत नहीं मिली है अभी। बिल्कुल, 2 जा चुके हैं, जीत नहीं मिली है। 17 साल बाद का जो रिकॉर्ड है वो भी दीपेश ने बताया। और पॉइंट वही है कि अगर आप 50 ओवर के मैच में 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है, वो टीम जिसमें एक बल्लेबाज जो है वो अपने आप में डायमंड है, नगीना है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और उस दिक्कत को ढूंढना, उसका इलाज ढूंढना ही शायद अब इस टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। बताते हैं आपको कि रोहित शर्मा ने क्या कहा इस हार के बाद और वो किस तरह से ले रहे हैं इस हार को। ये सब कुछ उनके बयान में साफ दिखाई दिया और उन्होंने जो बात कही वो आपकी स्क्रीन पर है। मैच जीतने के लिए लगातार अच्छा खेलना होगा, हम ऐसा करने से चूक गए, यह हताश करने वाला है, लेकिन ऐसा होता है, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। जेफरी को क्रेडिट देना होगा, उन्होंने 6 विकेट लिया। श्रीलंका ने वाकई अच्छा खेला। मैं 65 रन इसलिए बना पाया क्योंकि मैंने उसी तरह बल्लेबाजी की। इस तरह से जोखिम लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसा करने से नहीं डरता। आप चाहे 100 रन बनाएं या फिर 50 रन या 0, इस तरह आउट होने पर हताशा होती है, लेकिन इससे मेरा खेलने का तरीका नहीं बदलेगा। हमने अच्छा नहीं खेला, हम इसलिए हारे। बीच के ओवरों में बल्लेबाजी को लेकर निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। 2 स्टेटमेंट जो हैं, एक आखिरी स्टेटमेंट और एक सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, दोनों ही बड़े क्लैरिटी वाले हैं। एक कहता है हमने अच्छा नहीं खेला इसलिए हमारे, कोई सीधी सी कोई मतलब ना इफ ना बट, सीधा पता है कि नहीं अच्छा खेले इसलिए हार गए, और यही होता भी है बिल्कुल। और जो बाद में वो कह रहे हैं कि बीच के ओवरों में बल्लेबाजी को लेकर निश्चित तौर पर हम बात करेंगे, ये घूम फिर कर दीपेश हम 2 साल पहले वाली समस्या पे चले गए क्या कि बीच के ओवर्स में हम जो है रन्स नहीं कर पाते थे, हमारा जो है रन गति जो है वो कम होती थी। क्या हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं या सिर्फ ये उसका एक ट्रेलर भर है? सर ट्रेलर भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब थोड़ा ओवर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ना, मेरे को इस चीज से थोड़ा खराब लगा। मतलब आप पूरा वर्ल्ड कप देखेंगे, रोहित शर्मा ओपन करने आते हैं शुभमन गिल के साथ, 3 नंबर विराट कोहली, 4 श्रेयस अय्यर। फिक्स आपने इतना साल लगाए हैं उनको बनाने में। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी हमारी कि नंबर 4 का हमारे पास कोई बल्लेबाज नहीं था युवराज सिंह के बाद। आपने श्रेयस अय्यर को बनाया, बहुत अच्छे से आपने उन पे काम किया, लेकिन एक लेफ्ट हैंडर डालने के लिए नंबर 4 और 5 पे आपने शिवम दुबे को 4 खिला दिया, 5 अक्षर पटेल को, नीचे आप ले आए श्रेयस अय्यर को। पूरी तरीके से उन्हें भी अपना माइंडसेट और गेम चेंज करना पड़ा। तो ये मैं थोड़ा सा इस चीज को देख के वो हूं सर कि जो चीजें सेटल्ड हैं उन्हें छेड़ने की क्या जरूरत है। मतलब सीधी सी बात ये है, श्रेयस अय्यर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो तेज तर्रार सेंचुरी आज भी सबको याद है। पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर कर रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ था, लेकिन उसके बावजूद शिवम दुबे को नंबर 4 पे लाना, एक ऐसा खिलाड़ी
जो टीम में आपके लिए सेटल्ड भी नहीं है। कल को हार्दिक पांड्या आएंगे तो उनको रिप्लेस कर देंगे, बॉलिंग में वो आपको ओवर दे नहीं रहे। और शिवम दुबे का मेनली काम होता क्या है, आखिरी ओवर में स्लॉग ओवर्स में आपको रन जल्दी जल्दी देना। बीच के ओवर्स में जो मिडिल ओवर्स की आप सर अभी बात कर रहे हैं, उन ओवर्स में शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी का क्या मतलब है नंबर 4 पे। फिर नंबर 5 पे आप अक्षर पटेल को, ठीक है उन्होंने अपना काम फिर भी किया, वो अक्सर करते हैं, नाम भी उनका यही और वो ये काम करते भी हैं। अक्सर आप उनको करते हुए देखेंगे कि टीम मुश्किल में होती है, बड़े क्रूशियल रन आपको देते हैं, चाहे आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो फाइनल निकाल के देख लीजिए। लेकिन फिर भी जो चीजें आपकी सेटल्ड हैं, यानी मेरा इससे कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर पर जब श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं, 5 नंबर पर जब केएल राहुल लगातार कर रहे हैं, केएल राहुल को आपने धकेल दिया एकदम नंबर 7 पे। ये नौबत ही नहीं आती सर 240 चेज करने के लिए कि हमारे 10 बल्लेबाज लगते और मिलके सारे बना भी 208 ही पाते। अगर वो बल्लेबाजी जो लाइनअप है जिसको बनाने में राहुल द्रविड़ ने इतना समय लगाया, उसमें छेड़खानी ना होती तो। मतलब आप प्रयोग करें लेकिन वो प्रयोग इतने ज़्यादा ना हो कि फिर वो माइंड सबका जो है वो कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाए। म्यूजिक में बड़े जो पुराने लोग हैं ना, वो कहते हैं फ्यूजन कीजिए लेकिन ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। तो वो वैसी वाली हाल है। प्रयोग करिए, भारतीय क्रिकेट फैंस भी और भारतीय क्रिकेट टीम के जो शुभचिंतक हैं, कहना चाहिए वेल विशर्स, वो कभी प्रयोग से मना नहीं करते। वो कहते हैं करिए प्रयोग, लेकिन प्रयोग हर जगह हो ये भी ठीक नहीं है। आपको वो जगहें चिन्हित करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी कि हाँ हमको इस डिपार्टमेंट में प्रयोग करना है। लेकिन उस डिपार्टमेंट में प्रयोग करने के लिए अगर केएल राहुल नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो फिर वो मामला जो है वो गड़बड़ है। चलिए आपको बताते हैं जो बात अभी थोड़ी देर पहले दीपेश भी कह रहे थे कि किस तरीके से शानदार शुरुआत मिली थी, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम लड़खड़ाई, और लड़खड़ाई ऐसे कि भारत का जो पहला विकेट गिरा, जो अभी हमने बात की कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के तौर पर जो ओपनिंग पेयर था, उसमें जो पहला विकेट गिरता है वो गिरता है 97 रन पे, यानी 241 रन के लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हो और सिर्फ 13.3 ओवर में 97 रन बन गए हो। उसके बाद अगर इसके हीरो कौन रहे ये पहले बता देते हैं। ये 97 रन जो अभी दीपेश ने बताया था, रोहित शर्मा ने 44 गेंद पर 64 रन बनाए और इसमें 5 चौके और 4 छक्के थे। अब इस आंकड़े के साथ साथ दीपेश रोहित की उस बात पर ले चलते हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं चाहे 0 पे आउट हूं, चाहे 50 रन पे आउट हूं, चाहे 100 रन पे आउट हूं, अगर खराब शॉट मार कर आउट होगा तो हताशा तो होगी, लेकिन मैं खेलूंगा ऐसे ही, क्योंकि जरूरत शायद इस वक्त क्रिकेट में ऐसे ही खेल की है। नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके रन्स भी आ रहे थे, 5 चौके 4 छक्के मार चुके थे, स्टाइल वही है। अब बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा 23 का वर्ल्ड कप आपने उसी तरीके से खेला और उसके पीछे एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि सर उन्होंने स्टार्टिंग में रन दिए, तेज आपको बहुत सारे रन दे दिए। 40 रन भी अगर रोहित शर्मा दे रहे हैं तो उस इंपैक्ट के साथ दे रहे हैं कि नीचे वाले बल्लेबाज आके कैपिटलाइज आराम से कर ले रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल को भी रोहित शर्मा की वजह से टाइम मिल जाता है नीचे अपनी पारी को बनाने का, तो उन्हें ऐसे ही खेलना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो रिवर्स स्वीप मार के आए, क्या जरूरत थी उस समय उस शॉट की। तो भाई उस समय 97 रन टीम इंडिया के बन चुके थे, 64 पे वो खेल रहे थे, चाहते तो आराम से अपने 30-40 रन और बना के शतक कर सकते थे, लेकिन देखा कि फील्डर अंदर है पॉइंट का, उसके ऊपर से 4 रन और मिल सकते हैं तो वो शॉट खेल दे, क्योंकि ऐसे ही शॉट आजकल चल रहे हैं। इनोवेशन आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शॉट वहां जरूरी था, क्योंकि इतना तो सर होना चाहिए कि 100 रन मैंने बना लिए, मेरे पास अब 9-10 बल्लेबाज नीचे पड़े हुए हैं, सारे मिलकर 140 तो बना ही लेंगे। अगर ये दिमाग में अगर क्लियरेंस ना हो रोहित शर्मा के, तो फियरलेस क्रिकेट फिर आएगा कैसे। तो ये चीजें सर मैं उनके जो बयान उन्होंने दिया कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, यही मेरा इंटेंट रहेगा, रहना भी चाहिए सर। इसमें कोई बदलाव की बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई जरूरत है नहीं। बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में हो गया था, 10 रन आ गए थे मैक्सवेल के ओवर में, फिर उन्होंने चार्ज करके वो कैच फिर ट्रेविस हेड का हुआ, ये चीजें भी थोड़ी ना हो। लेकिन स्टिल इंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो बाकी के 9-10 बल्लेबाज हैं वो इतने अच्छे हैं कि अगर कोई दूसरी टीम में भी जाके खेलने लग जाए तो उस टीम को जिता दे। चाहे आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नाम गिनते गिनते सर थक सकते हैं इस टीम में। लेकिन हार्दिक पांड्या भी कुछ दिन में टीम में आ जाएंगे, तो इंटेंट बदलने की जरूरत क्या है। इंटेंट यही होना चाहिए जिस तरह से आपको रन मिल रहे हैं। ये 64 रन बड़े अच्छे से आ गए। यहां पूरी तरीके से दूसरा जो बल्लेबाजी लाइनअप है उसकी गलती है, इस पे आप रोहित शर्मा की बिल्कुल कोई गलती नहीं निकाल सकते। चाहते तो हो सकता था वो भी 36 रन बड़े आराम से बना के अपने 100 तक पहुंच जाते, लेकिन वहां रन स्कोर करने के लिए गए। जैसा कि हम उनको बोलते भी हैं कि वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, रिकॉर्ड्स की उनको जरा परवाह नहीं है, अपने आप बन जाए रिकॉर्ड तो अलग बात है, लेकिन इंटेंट इसी तरीके का होना चाहिए जैसा रोहित शर्मा का है। बाकी बल्लेबाजों को अपने खेल पर ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल, और मुझे याद आया एक बार सौरव गांगुली से मैंने कहा कि वीरू जिस तरह से खेलते हैं, वीरू के खेलने का जो तरीका है
ये 90-92 पे भी जाकर वो शॉट्स मारना, वहां पर अगर वो सिंगल डबल लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लें और नर्वस 90s का शिकार नहीं होते तो वीरू के और ज्यादा शतक होते। तो पलट के सौरव गांगुली ने कहा कि नहीं, शायद उतने भी नहीं होते जितने हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। आपका नेचर क्या है, आप किस तरह की क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। क्या आप 60 रन को क्रॉस करने के बाद ये सोचेंगे कि 40 रन और धीरे धीरे बनाकर हम अपना शतक बना लें, और या आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैच जीतना है, फील्डर अगर अंदर है और उसके ऊपर से शॉट मारा जा सकता है तो मैं शॉट मारूंगा, शतक जो है वो बाद में है, पहले टीम की जीत सुनिश्चित करना काम है। तो मुझे लगता है शायद इस हार के बाद भी अगर रोहित शर्मा के लिए कोई एक सर्वे करा लिया जाए तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उनके इंटेंट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, उनके खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, जिम्मेदारी बाकी बल्लेबाजों को लेनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी बाकी बल्लेबाजों ने नहीं ली। क्या हुआ ये भी आपको स्क्रीन पर रखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस तरह से विराट कोहली, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल नहीं चले। यानी 4 ऐसे खिलाड़ी जिसमें से 3, एक तो मतलब विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, दूसरा केएल राहुल बहुत भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, शिवम दुबे को कहीं ना कहीं भारतीय टीम बहुत ही बैक कर रही है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन नतीजा क्या रहा, विराट कोहली सिर्फ 14 रन बना पाए, शिवम दुबे और केएल राहुल खाता तक नहीं खोल पाए, श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 7 रन का योगदान दिया। और जिस 97 रन का जिक्र हम कर रहे थे कि 97 रन पर 1 विकेट गिरा था, उसके बाद 147 रन पे मेरे ख्याल से 6 विकेट गिर चुके थे, क्योंकि 50 रन के भीतर पूरा का पूरा जो टॉप ऑर्डर है और जो मिडिल ऑर्डर है उसका सफाया हो गया। किसने किया वो सफाया, ये भी आपको थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये बैटिंग ऑर्डर जो चेंज हुआ, जिस पर आप अभी दीपेश बात कर भी रहे थे, इससे आप तो क्रिकेट खेलते भी हैं काफी, एक क्लैरिटी जो रहती है दिमाग में रोल को लेकर, वो अगर अचानक बदल गई तो फिर दिक्कत तो होती है। कई मतलब हो सकता है 10 में से 5-6 बार आप एडजस्ट कर भी लें, लेकिन फिर 10 में से 4 बार आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए शिवम दुबे भी 0 हैं और केएल राहुल भी 0 हैं। शायद वो मेंटल जो प्रिपरेशन होती है उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर खेलने की, वो दोनों ही तैयार नहीं थे, एक ऊपर जाने के लिए, दूसरा नीचे आने के लिए। बिल्कुल सर, ये चीजें नए प्लेयर्स को लेके बहुत अच्छी लगती हैं। अभिषेक शर्मा को ओपन करा दिया, नंबर 3 खिला दिया, कल को 4 भी खिला, तो ठीक है, उनके करियर की शुरुआत है, उनका काम रन बनाना है। लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने खुद को उस नंबर पे प्रूव किया है। तो मैं शुरू से एक बात कह रहा था कि गौतम गंभीर आए, उसके बाद जितने एक्सपेरिमेंट करना है करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ऐसे ना हो कि सर बिल्कुल ही आपको एकदम ही थोड़ा अटपटा लगे, इलॉजिकल लगे। अब वही बात है, 240 आप चेज करने जा रहे हैं, आपका पहला दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए, जो कि गौतम गंभीर की हमेशा होती भी है, वो जीत होती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जीत के बाद होता है। उसके बाद आपने एक लेफ्ट हैंडर को टीम में लाने के लिए शिवम दुबे को नंबर 4 खिला दिया। मैंने किसी कोच को ऐसी बात करते हुए कभी नहीं सुना कि शिवम दुबे नंबर 4 पे भी एक दिन खेल सकते हैं। यही कुछ हुआ था जब हम 2019 में विजय शंकर को लेके चले गए थे, तो किस तरह का नुकसान हमें झेलना पड़ा था पूरे टूर्नामेंट में, वो भी याद है हमको। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर कोच अपने हिसाब से टीम चाहता है, उसे बनाना चाहता है, लेकिन जहां चीजें सेटल्ड हैं, और वो भी स्पेशली नंबर 4, इस नंबर पे इतनी डिबेट हुई थी सर। मैं तो खैर कॉलेज में ही पढ़ रहा था, आपने तो खुद इस डिबेट में कितनी बार आपने हिस्सा लिया होगा, जब हर एक सवाल यही पूछा जाता था कि भाई युवराज सिंह और सुरेश रैना रिटायर हो चुके हैं, नंबर 4 का बल्लेबाज है कहां। कभी किसी को खिला दे रहे हैं, कभी किसी को खिला दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर इतने समय के बाद एक बल्लेबाज हमको ऐसा मिला जो नंबर 4 पे खेल भी रहा था, सेंचुरी भी कर रहा था, पारी को जमा भी रहा था, वहां कई बड़े बड़े शॉट्स भी वो खेल रहा था। उनका नाम है श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो स्पिन को डोमिनेट करना बड़े अच्छे से जानते हैं, और मिडिल ओवर्स में आपको ज्यादातर क्या मिलेगी, स्पिन गेंदबाजी। तो ये चीजें जो इतने अच्छे तरीके से राहुल द्रविड़ ने सेटल की थी, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, बहुत से प्लेयर्स ने वहां अच्छे परफॉर्मेंस किया, लेकिन राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात पे अड़े रहे कि जैसे ही अय्यर टीम में वापस आएंगे, नंबर 4 उनकी पोजीशन है, उस पर कोई कितने ही शतक मार ले। ये क्लियरेंस होता है, जिस क्लियरेंस की अभी आपने बात की सर, के नंबर 4-5 पे उनको पहले से पता था कि हमें वहीं खेलना, फिर एकदम से केएल राहुल नंबर 7 पे चले जाते हैं। तो ये चीजें मतलब थोड़ी सी ठीक है, मैं यही मानता हूं कि एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है, भाई कर लीजिए एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं, लेकिन भारी ना पड़ जाए आपकी टीम को, जो कि पड़ते हुए अभी नजर आ रहे हैं। और फिर जो बात सर आप लगातार कह रहे हैं कि 6 ही मैच हैं, 2 उनमें से निकल चुके हैं, अब 4 आपके पास रह गए, अब उसमें से कितना आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कितना नहीं करना है, ये तो खैर टाइम ही बताएगा सर। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते कि भारतीय टीम हारेगी, नहीं, भारतीय टीम हारेगी, निश्चित तौर पर हारेगी। दुनिया की कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो हारती ना हो, लेकिन सवाल उठते हैं तब जब हार का तरीका जो है वो थोड़ा पच ना रहा हो। यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि हार का जो तरीका है और जो बल्लेबाजी क्रम में जिस तरह से बड़े बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव थोड़े समझ में नहीं आ रहे हैं। और आपने बात की विजय शंकर की, मुझे याद है अंबाती रायडू
ऐसा उस वक्त लग रहा था कि अंपाती रायडू वहां एकदम फिक्स हो गए हैं और बिल्कुल एकदम तय है कि वही खेलेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे चेंज होता है। अंपाती रायडू की जगह विजय शंकर जाते हैं। सिलेक्टर्स कहते हैं कि हमको 360 डिग्री 3D प्लेयर, हाँ 3D प्लेयर चाहिए, सॉरी 3D प्लेयर चाहिए जो तीनों, तो बल्कि उसको अंपाती रायडू ने लिखा भी था कि मैं 3D चश्मा ले आऊंगा वर्ल्ड कप देखने के लिए। खैर ऐसा होता है, और ऐसा जब होता है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है उस खिलाड़ी को जिसने उस पर्टिकुलर स्पॉट पे अपने आप को प्रूव किया हो। यहां के केस में अगर आप देखें तो जो बात हम कह रहे हैं लगातार, श्रेयस अय्यर ने अपने आप को नंबर 4 पे साबित किया है। अब अगर आप, ठीक है, बिल्कुल हम सहमत हैं कि एक मैच 2 मैच आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ ठीक है आपका हम कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जगह जो है वो खतरे में नहीं है। इस कम्युनिकेशन के साथ चीजें होंगी तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बगैर किसी कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो वो थोड़े घातक साबित होंगे। और 6 ही मैच हैं, जो बात दीपेश भी कह रहे थे अभी कि 6 ही मैच हैं, और 6 मैच में ऐसा ना हो कि वो हार से जो कॉन्फिडेंस हिलता है ना, वो कॉन्फिडेंस हिलने लगे। अभी तक टीम कॉन्फिडेंट है, ये हर कोई जानता है, आगे भी रहना जरूरी है। चलिए, हमने बताया था आपको कि क्या हुआ, किस गेंदबाज ने आखिर वो जो भारतीय टीम के टॉप और मिडिल ऑर्डर को परेशान किया। स्पिनर है, और बड़ी बात यह कि बड़ा ही अनजान सा नाम था, बहुत ही कम मैचेस खेले हैं, उम्रदराज हैं अच्छे खासे, मतलब अपनी टीम के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन बहुत 23 मैच खेले हैं। जेफरी वेंडरसे नाम है, 6 विकेट लिया उन्होंने, और 10 ओवर में 33 रन, 33 रन, 6 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच बने, और भारत के बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं जिनको कहा जाता है कि वो स्पिन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनको भी उन्होंने चकमा दिया। दीपेश, ये 2 चीजें हैं, चलिए दूसरे पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन पहले यही, ये तो एक डर हमेशा हमने देखा है कि अगर पिच से थोड़ा सा स्पिनर को मतलब मदद मिली तो फिर भारतीय बल्लेबाज चकमा खाते जरूर हैं। बिल्कुल खाते हैं सर, और पिछले कुछ समय से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट में देखने को हमें मिला था, अभी टॉम हार्टली उनका नाम था जो इंग्लैंड सीरीज के दौरान आए थे। बिल्कुल, मैंने उस सीरीज से पहले उनका कोई नाम नहीं सुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन्होंने आके आपको पहली टेस्ट मैच में इस तरीके से, ऐसे ही हुआ था 2017 की जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, स्टीव ओकीफ आए थे, किसी को नहीं पता था कौन था, लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, 7 विकेटें पहली टेस्ट मैच में लेके इंडिया हार गई। तो ये सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कही कि जैसे ही पिच से थोड़ी सी मदद मिलती है और स्पिनर्स के आगे हमारे बल्लेबाज नाचने लगते हैं। मतलब अब आप ये सोचने में भी कितना खराब लगता है कि आप एक इंडियन टीम के बल्लेबाज हैं और स्पिन खेलने में आपको दिक्कत आ रही है। जो चीज़ हम ही मतलब दुनिया को समझा रहे हैं, जो हमारी मेन पावरफुल वेपन है, दुनिया को यहाँ बुला बुला के हरा रहे हैं, एक जिस पे हम सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं स्पिन गेंदबाजी, उसे खेलने में अगर हम खुद ही सक्षम नहीं है तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। और उस बल्लेबाजी लाइनअप में कोई ऐसा नहीं था कि नए नए खिलाड़ी थे या आप उनको देख रहे हैं 2-2, 3-3 मैच खेले हुए खिलाड़ी, सारे एकदम सेटल्ड और बड़े बड़े नाम हैं। अगर किसी टीम में अकेले चले जाएं कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड से कल को खेलना शुरू कर दें तो कुछ मैच तो उन्हें अकेले जिता दें। रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब विराट कोहली सर 17 साल क्रिकेट पे राज करने के बाद अगर आप ये कहेंगे कि भाई उनको वेंडरसे ने आउट कर दिया और वो बहुत अच्छे गेंदबाज है, तो ये भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। सेम गोज फॉर केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। आज की डेट में अगर आप 4-5 खिलाड़ी ऐसे निकालेंगे बल्लेबाज के, हाँ भाई जो स्पिन को खेलना भी जानते हैं, उस पर अटैक भी करना जानते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का नाम पहले या दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा। फिर उसके बाद एक ऐसा स्पिनर आता है जो बहुत ज्यादा पहचान जिसको दुनिया में मिली नहीं है, वो 6 विकेटें ले लेता है। और हैरानी की बात तो सर ये है कि 6 के 6 जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, सारे उन्होंने ही आउट किए। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं 10 विकेट ना ले जाएं वनडे मैच में। तो ये सर थोड़ा चिंता की बातें जरूर हैं। और ये जो आपने बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट दिया कि जैसे ही पिच में थोड़ा सा अगर मदद दिखती है तो हमारे बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, वो हमारा उतना नेचर नहीं है, इतनी इंडियन पिचेस फास्ट होती नहीं है जितनी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे पिचेस को, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट भी अगर ये बातें होने लगी तो थोड़ी चिंता की बात है सर। बिल्कुल। और अब आते हैं सवाल के पार्ट 2 पर, जिसका आपने शुरुआत में हल्का सा जिक्र भी किया था। ये बात कितनी गंभीर हो जाती है कि श्रीलंका की टीम में जो बॉलिंग यूनिट है, मतलब एक तो हम अगर इस सीरीज के 2 मैचों से पहले चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। सीरीज से पहले हम क्या बात कर रहे थे कि भाई भारतीय टीम बहुत ही ताकतवर टीम है, और जिस तरह से हाल फिलहाल में उसने वनडे फॉर्मेट में खेला है, श्रीलंका से भारतीय टीम का जो अंतर है वो 16-20 या 17-20 का है। फिर हमने जब ये देखा कि चमीरा बाहर हो गए, 2 और गेंदबाज बाहर हो गए, तो हमने कहा कि भाई अब तो वो बॉलिंग यूनिट भी नहीं है जो अपने होम कंडीशंस का फायदा उठा के भारतीय टीम को परेशान कर पाता है, इसलिए अब तो सीरीज एकदम ही एक तरफा हो गई। लेकिन वहां पर एक अननोन बॉलिंग यूनिट के सामने आपने इस तरह से सरेंडर किया, ये क्या कहता है, इसके क्या मायने निकालने चाहिए? मायने सर यही है कि बहुत हद तक कमजोरी जो है ना वो थोड़ी सी उजागर हो रही है, मतलब चेज करने में भारतीय टीम को परेशानी आ रही है, मुझे ऐसा फील होता है। और इसका सर सीधा सा यही रहा है, 6 महीने पहले तक जब हम वनडे मैच खेल रहे थे, ये कह सकते हैं 9-10 महीने पहले तक खेल रहे थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम 240 बचा भी ले रहे थे, 290 रन हम चेज भी कर दे रहे थे। वर्ल्ड कप की मेनली मैं बात कर रहा हूँ, सारे वही खिलाड़ी हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन सर यहाँ सीधी सी जो बात है ना वो एक्सपेरिमेंट
कॉन्फिडेंट के साथ, ये जो बल्लेबाजों के साथ जो छेड़खानी हुई है, एक माइंडसेट में कमी थोड़ी सी आती है। हर खिलाड़ी अपने नंबर के हिसाब से खुद को डिजाइन करता है, खुद के दिमाग को बनाता है। अब वो भी बात है सर जो आपने कही कि कन्वे कर दिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है कि ठीक है आपकी जगह को कोई खतरा नहीं है, 2-4 चीजें हम करके देखना चाह रहे हैं, हो जाती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप दोबारा वहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर कन्वे नहीं किया होगा तो यहां से चीजें थोड़ी दिक्कत करती हैं, क्योंकि जब आप श्रीलंका की ये नई नवेली टीम जो पिछले इस वनडे सीरीज को हटा दें तो उससे पहले जो 2 वनडे मैचों में हमारे अगेंस्ट खेली थी तो 50-55 रन पे दोनों बार ऑल आउट हो गई थी। वही टीम 136 पे 6 रन बना के खेल रही होती है दूसरे वनडे में और पहुंच जाती है 240 तक। तो कमियां थोड़ी बहुत गेंदबाजी में भी है। तो यहाँ मुझे ऐसा थोड़ा फील हुआ कि सर थोड़ा सा इस सीरीज में गए हैं कैजुअल अप्रोच के साथ कि ठीक है श्रीलंका ही तो है, 3-0 से T20 सीरीज में हरा दिया, इनके पास तो प्लेयर्स भी नहीं है, कैसे भी आंख मूंद के इन्हें हरा देंगे। आंख मूंद के हराने भी जा रहे थे जब तक ओपनर्स खेल रहे थे, लेकिन फिर आता है मिडिल ऑर्डर और जिस तरीके से फंबल करता है, जिस तरीके से विकेटें हमारी गिरती हैं। ये स्कोर कार्ड सर अभी भी मेरे सामने है, 136 पे 6 विकेटें श्रीलंकाई टीम, और टीम का स्कोर बन जाता है वहां से 240। यही अगर वनडे वर्ल्ड कप चल रहा होता, 136 पे 6 विकेटें होती तो क्या 180 तक भी पहुंचती श्रीलंका की टीम, आप बताइए। तो यहां थोड़ी सी कमी गेंदबाजी में भी है, कैजुअल अप्रोच ये दिख रही है। जब आपने इतना डोमिनेट कर लिया था शुरुआत में, अर्शदीप सिंह इतने शानदार गेंदबाज T20 क्रिकेट के, 9 ओवरों में 58 रन उन्होंने दे दिए। सिराज की भी आपने बात कर ली, पहले बहुत अच्छा करते थे श्रीलंका के अगेंस्ट, अभी भी इस मैच में अच्छा कर रहे थे। पहली बॉल पे उन्होंने विकेट ले ली थी मैच के, लेकिन उसके बाद फिर रन बहुत ज्यादा खाए। तो जो काम हमारे लोअर ऑर्डर को और हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर को करना था वो उनके ने किया, 100 रन और एक्स्ट्रा जोड़े, अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। और हमारा जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर था जिसको काम करना था, रन बनाने थे, वो वहां बनाने में एकदम नाकामयाब रहे। 97 पे 1 विकेट गिरता है, 190 तक हमारे हो जाते हैं 8 और 201 पे 9 और फिर हम 208 पे ऑल आउट हो जाते हैं सर। तो ये पूरी तरीके से आप इसे एक कोलैप्स ही कह लीजिए। थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच मेरे को दिखी है सर, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। बिल्कुल, आप देखिए अभी जो आप बात कह रहे हैं उसको आंकड़े से भी अगर समझ लें, 136 पर ही 6 श्रीलंका थी जो आपने कहा, और उसके बाद श्रीलंका पहुंच जाती है 240 रन पर। और जब आप भारतीय टीम में आते हैं, भारतीय टीम 147 पे 6 होते हैं, लेकिन 147 पे 6 के बाद भारतीय टीम 208 रन पर जाकर सिमट जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो हर खिलाड़ी का अपना एक का रोल होता है, वो रोल थोड़ा सा समझने में या समझाने में, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। या तो समझने में दिक्कत आई है या फिर समझाने में दिक्कत आई है, यानी जो कम्युनिकेशन किया गया है वो कम्युनिकेशन सही तरीके से पहुंचा नहीं है, संप्रेषण सही तरीके से हुआ नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बड़ी ही एक कमज़ोर टीम है, आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वही कमज़ोर टीम आपको मुसीबत में डाल देती है, दिक्कत में डाल देती है, जैसा देखने को मिला। चलिए अब आगे क्या है, आगे है तीसरा मैच सीरीज का, वो खेला जाएगा 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को जब वो मैच खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए साख की लड़ाई जैसा भी हो चुका है, क्योंकि वनडे सीरीज का जो पहला मैच था वो टाई हो गया था। श्रीलंका की टीम, जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि कई खिलाड़ियों की चोट से परेशान है, मुख्य गेंदबाजों की गैर मौजूदगी में उसने ये मैच जीता है। और इस हार को भारतीय टीम की हम सीधे सीधे कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए एक झटका है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम इस सीरीज की बात कर रहे थे, शुरू से हमने आपको बताया था कि ये सीरीज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तरीके से काउंटडाउन है, उसका एक मिशन चैंपियंस ट्रॉफी है। इसलिए भी इस हार को झटके के तौर पर तो देखना ही चाहिए। दीपेश, बिल्कुल सर, बिल्कुल झटका है बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 6 ही मैच हैं, 6 में से 2 आपके निकल चुके हैं और अभी एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं हमारे। मैंने यही सोचा था सर कि मेन प्लेयर्स को वापस बुलाया है गौतम गंभीर ने, तो शायद एक उसी मेंटालिटी के साथ खेलना चाहेंगे कि जैसी टीम मैं चैंपियंस ट्रॉफी में चाहता हूँ वैसे यहाँ उतरे। बुमराह और इसमें आ जाएंगे, शमी भी शायद आ जाएंगे, लेकिन बल्लेबाजी लाइनअप आपका पूरा है। इसमें सिर्फ हार्दिक पांड्या अगर आ जाएं तो वो पूरा एकदम बल्लेबाजी लाइनअप है जितना आपका होना चाहिए। तैयारियां उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को चाहते हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है, मैं एक चीज बिल्कुल नहीं देखता कि चैंपियंस ट्रॉफी में 4 नंबर पे आप शिवम दुबे को खिला रहे हैं। ये जो चीजें करनी नहीं है वहां पे, वो पहले के 6 मैचों में क्यों ट्राई कर रही है, ये एक तो मेरे समझ से परे है सर। पता नहीं क्यों तो किया है ऐसा कि 4, क्यों उनको इतना आउटरेज मिल भी रहा है मेरे को ये भी समझ से परे। ना तो वो आपको गेंदबाजी दे रहे, कल भी आपको 2 ओवर करके उन्होंने दिए हैं। तो जब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से इस सीरीज को लिया जा रहा था, क्योंकि हमने लगातार एक ही बात की सर कि प्लेयर्स को वापस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि 6 मैच आपके पास है, उससे पहले अगर एक बार बिठा लिया जाए हिसाब किताब कोच साहब के साथ तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर 6 ही मैच है तो एक और चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि इन 6 मैचों में आप कुछ वैसी टीम उतारने की कोशिश ज्यादा करिए कि जो टीम आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू से लगातार उतरेगी। क्योंकि ये तो सर आप भी मानते होंगे कि 4 नंबर पे एटलीस्ट शिवम दुबे नहीं खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल,
तो फिर अब ये थोड़ी दिक्कत की बातें हैं जब अगर आप 6 मैचों को उसी लिहाज से देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हमको करनी है, तो टीम भी कुछ वैसी उतारी है। मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें इतने एक्सपेरिमेंट किए जाएं कि नहीं लास्ट मोमेंट पे देख लिया जाएगा, क्योंकि यहां आप आईपीएल को कंसीडर नहीं कर सकते। ये 50 ओवर फॉर्मेट है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है 20 ओवर फॉर्मेट से। रोहित शर्मा ने जरूर उसको थोड़ा सा बनाया हुआ है 20 ओवर फॉर्मेट टाइप ही, लेकिन स्टिल सर मैं यही चाहूंगा कि टीम वही खेले जिसे आप आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे तो एक चीज और भी नहीं समझ में आती है दीपेश, ठीक है आप अपना कोच का एक नया नजरिया होता है, उस नजरिए को अप्लाई करना चाहता है, लेकिन क्या हम वनडे में बहुत खराब खेल रहे थे? हम 2023 वनडे का फाइनल खेल के आए हैं और फाइनल तक हम कोई भी मैच हारे नहीं थे। बिल्कुल। तो अगर हमारा जो फॉर्मूला था, एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था, वो इतना कामयाब रहा जो हमें फाइनल तक लेकर गया और बड़े ही अपराजेय, बड़े ही दबंग की तरह से हमने पूरा वर्ल्ड कप खेला था, तो सिर्फ इसलिए बदलाव किए जाएं चूंकि सपोर्ट स्टाफ बदला है या कोच बदले, मुझे लगता है शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें आप जो मैंने कहा, जो नजरिया आप कुछ अगर आजमाना चाहते हैं बिल्कुल आजमाइए, लेकिन इतनी चीजें मत चेंज कर दीजिए कि वो जो एक सेटल्ड यूनिट थी, जो भाई 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले खिलाड़ी हैं, ये कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि बाहर हो गए थे और अब कुछ नए सिरे से सोचना है। आपको सिर्फ वही करना है जो बात रोहित शर्मा ने एक लाइन में कही ना कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली इसलिए हम हारे, इसी को रिवर्स कर देना है। अच्छा खेलना है, जीत अपने आप मिलेगी और यही हमारी उम्मीद भी है। अगला मैच जो है वो एक तरीके से साख की लड़ाई है भारतीय टीम के लिए, जो हम कह रहे थे, क्योंकि अंत भला तो सब भला, हार के ना लौटे वहां से तो अच्छा ही है, क्योंकि जिस तरह से पिछला मैच भारतीय टीम हारी है 32 रन से, उससे एक डर तो हो गया है कि श्रीलंका में कहीं जाकर घबरा गए या कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे तो फिर सीरीज हार जाएंगे, तो वो T20 सीरीज की जो जीत की खुशियां थी वो भी थोड़ी फीकी पड़ेंगी। चलिए, रहेगी हमारी उस मुकाबले पर नजर और तमाम जो बाकी खेल की खबरें हैं वो भी हम लेकर आपके पास आते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब करना है, वो आप जरूर कर लीजिए। फिलहाल मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आपका शुक्रिया और आभार।